बच्चों नमस्कार। आगामी आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है, आपका लोअर पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है, एसआई है, यूपी लेखपाल है, होमगार्ड है और ग्रुप डी संबंधित समस्त परीक्षाओं के लिए ये सीरीज आपके लिए चल रही है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों, डीएनए की संरचना के बारे में जो वैज्ञानिकों ने वर्णन किया वो दो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? वाटसन और क्रिक। यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना बताई थी। और और संरचना में इन्होंने क्या बताया था? ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स से मिलकर के बना होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसकी संरचना होती है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो डीएनए की संरचना में देखिए डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स तो देखिए ये वाली चल रही है आपकी, सॉरी, इस प्रकार से डीएनए डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स ये चल रही है और दूसरी हेलिक्स ये चल रही है। तो ये डबल रिब से बनी हुई संरचना होती है। तो यही संरचना के बारे में किसने बताया? वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो अभी हमने बताया था डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये डबल हेलिक्स का होता है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी आपने देखा था जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि डबल हेलिक्स से बनी संरचना होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे कोशिका के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि में पाए जाते हैं। मेनली गुणसूत्र केंद्रक में ही पाए जाते हैं। और देखिए बने किससे होते हैं? तो ये किससे बने होते हैं गुणसूत्र? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं कौन? गुणसूत्र। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये हम कोशिका का डिसेक्शन दिखा रहे हैं। यानी कोशिका को अगर आप काटेंगे तो कोशिका को देखिए, ये कोशिका की कटिंग दिखाई गई है, अंदर के सारे भाग दिख रहे हैं आपके। तो अब इसके अंदर देखिए ये रेड वाला कलर से जो होता है क्या है? ये न्यूक्लियस होता है। तो इसी में अंदर पाए जाते हैं क्या? गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे दूसरे भाग में आपको दिखाया जा रहा है, ये भाग दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये भी वही न्यूक्लियस है। उसमें ये वाले भाग जो ये संरचना, ये जो दिख रहे हैं क्या है? ये गुणसूत्र ही दिख रहे हैं जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और बच्चों देखिए, सेल से संबंधित यानी कोशिका से संबंधित वीडियो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। इसी चैनल में आप देखेंगे तो सेल के नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं, जो साइंस पार्ट 1 के नाम से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बच्चों, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 होती है, जिसमें 23 गुणसूत्र माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। यानी 23 मदर के होते हैं और 23 फादर के होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला दिया जाएगा तो आपका 46 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या होते हैं? है ना? तो देखिए जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए के खंड होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या होते हैं? जीन डीएनए के खंड होते हैं। तो आइए चित्र में भी इसको समझते हैं कैसे बन होते हैं ये। अब जैसे आप सेल होती है या कोशिका होती है, इसका आप डिसेक्शन करेंगे तो इसमें अगर इसको हम पूरी तरीके से देखें, जैसे सेल का हम डिसेक्शन यहाँ पर दिखाए हैं, तो ये मान लीजिए सेल दोनों सेल ही हैं, ये वाला और ये दोनों सेल ही हैं। इनको काटा गया अंदर से एक पूरी अंदर की ओर कटिंग की गई तो हमें देखो ये अंदर की ओर ये क्या मिला? न्यूक्लियस मिला यहाँ पर। और न्यूक्लियस में ये यहाँ पर आपके क्या मौजूद है? गुणसूत्र इनको कहते हैं और इन्हीं को हम क्रोमोजोम भी कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक
ह्यूमन सेल निकालें, ये मान लीजिए यहाँ से देखिए कि ह्यूमन सेल निकाल करके यहाँ दिखाया गया है, उसके अंदर देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम ये दिखाए जा रहे हैं, गुणसूत्र दिखाए जा रहे हैं, और इसका एक बड़ा संरचना ये यहाँ पर दिखाई जा रही। अब इसी को देखिए बड़े रूप में ये यहाँ पर किससे बने होते हैं गुणसूत्र, डीएनए से मिल करके बने होते हैं, है ना। तो देखिए ये डीएनए की एक संरचना पूरी दिखाई गई है, और डीएनए के एक खंड को, जैसे ये यहाँ से एक खंड निकाल लिया गया है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे यहाँ पर खंड दिखाया गया है इतना काट करके, तो यहाँ दिखाया गया है जीन्स, यहाँ दिखाया गया है ना जीन्स। तो इस प्रकार से डीएनए के खंड को ही क्या कह देते हैं, जीन्स कह देते हैं, यानी गुणसूत्र के खंड को आप क्या कह देंगे, जीन्स कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं डीएनए में नाइट्रोजनी बेस कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए डीएनए की ये डबल हेलिक्स संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। ये संरचना आपकी क्या है, सॉरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डबल हेलिक्स संरचना दिखाई जा रही है डीएनए की, और इसमें देखिए क्या होता है, दोनों हेलिक्सों को जो आपस में जोड़ने वाली संरचनाएं होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये आपस में जुड़े हुए ना दोनों हेलिक्स, ये सीढ़ी के जैसे डंडे होते हैं वैसे ही आपस में देखिए जुड़ रहे हैं। तो ये जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो क्या कौन होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। अच्छा, डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो आप देखते हैं डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, यहाँ ऑप्शन ये इसमें देखेंगे जो, तो क्या होता है डीएनए में बेस एडेनिन, यानी ये एडेनिन हो गया, ग्वानिन है, थायमीन है और साइटोसिन, एक ये चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, किसमें, डीएनए में पाए जाते हैं। अब फिर प्रश्न उठता है कि कौन किससे जुड़ता है, क्या कोई ज़रूरी है कि साइटोसिन एडेनिन से जुड़ जाए या थायमीन साइटोसिन से जुड़ जाए, तो ये भी इसका क्रम एक निश्चित होता है। तो देखिए कैसे कौन किससे जुड़ता है, तो आइए इस पर भी चित्र की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये एडेनिन का यहाँ पर सिंबल में हम दिखा रहे हैं, ये ग्रीन कलर से एडेनिन, तो एडेनिन देखिए जो जुड़ता है हमेशा थायमीन से जुड़ता है। ये यहाँ पर आप पिंक वाले से देखते हो, तो ये वाले यहाँ श्रृंखला में देख रहे हो, तो यानी एडेनिन, इसको याद करने के लिए इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे एडेनिन को ए से लिखेंगे और थायमीन को टी से लिखेंगे। तो देखिए ये हमेशा सिंगल, ये जो ए और टी बन रहा है देखो लाइन की मदद से बन रहा है, ए बन रहा है, एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये, और इसी प्रकार से थायमीन में देखो ये लाइनिंग की सहायता से ही ये बनते हैं। तो इसको ये याद रखना, जो लाइनिंग की सहायता से ही बन रहे हैं वही आपस में जुड़ी। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमीन से जुड़ेगा, मतलब इनमें सीधी लाइनें होती हैं। और फिर अगली बेस हैं जो साइटोसिन हमारा होता है, ये वो किससे जुड़ता है, ग्वानिन से जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये अपना अपना देखिए इसमें दिखाया गया है ग्वानिन, ये ब्लू कलर से दिखाया गया, तो ये यहाँ देखते हैं ब्लू वाले भाग में, और किससे, रेड वाले पार्ट से ये जुड़ रहा है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, जो ग्वानिन होता है साइटोसिन, यानी साइटोसिन भी देखिए इस तरीके से टेढ़े आकार का होता है, और ग्वानिन भी देखिए इस तरीके से टेढ़े आकार का होता है, जी है ना, साइटोसिन ये और ग्वानिन ये। तो इस तरीके से याद रखना, जो सी आकार से मिलकर के बनते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, यानी साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा, और एडेनिन किससे जुड़ेगा, वो थायमीन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ क्या है, एडेनिन और थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन ये आपस में जुड़ते हैं और सीढ़ी जैसी संरचना बनाते हैं। इनको ही क्या कहा जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन को ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न में देखते हैं, डीएनए में पूछ रहा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाता। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा क्या पाया जाता है, एडेनिन भी पाया जाता है उसमें, है ना, ग्वानिन भी पाया जाता है और साइटोसिन भी पाया जाता है, इसके साथ साथ थायमीन भी पाया जाता था, अभी हमने पीछे देखा था। लेकिन उसमें क्या चीज़ नहीं रहती थी, ये यूरेसिल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाता, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए में अंतर दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं तो और बेस इसका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डीएनए जो होता है
इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, और इसमें क्या होता है आरएनए में ये राइबोज शर्करा ही केवल पाई जाती है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन ये नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और आरएनए में देखिए क्या होता है, बाकी चीज़ तो वही रहेगा, इसमें एडेनिन और ग्वानिन ये सारी चीज़ रहेगी, लेकिन किसके स्थान पर, थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। बाकी चीज़ वही चीज़ रहेगी, यानी इसमें भी एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, लेकिन थायमीन के स्थान पर क्या रहेगा, यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। और डीएनए में ये यूरेसिल का अभाव होता है, तो वही क्वेश्चन था वहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में मुख्यतः पाया जाता है, और आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा और केंद्रक में भी पाया जाएगा, दोनों जगह ये हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का देखिए पूरा नाम पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए हमारा ये कहाँ पर है ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए डीऑक्सी रिबो को डीऑक्सी रिबोज यानी प्लूरल में बनाने के लिए राइबोज कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और सिंगुलर में बताना है तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो अभी देखिए हमने बताया था कि गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। ये यहाँ देखिए हम सेल का डिसेक्शन दिखाए हुए हैं। अगर आप कोशिका को यानी सेल को आप काटेंगे तो ये देखिए इसका कटिंग है पूरी दिखाई जा रही है, इसकी ये पूरी कटिंग है दोनों, है ना। उसमें देखिए ये वाला भाग जो यहाँ दिख रहा है न्यूक्लियस है, यहाँ ये देखिए न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है। और ये देखिए आपके डीएनए वाले गुणसूत्र यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र वही पूछ रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं ना। देख रहे हैं कि आप ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही हमारे गुणसूत्र यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी नाभिक में यानी केंद्रक में। उसी को नाभिक भी कह सकते हैं, केंद्रक भी कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कार्य क्या है। तो देखिए डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर का रंग है, लंबा है, आँख का बनावट है, ये सब सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुण होते हैं, जिसमें 23 माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। तो ये अपनी संतान तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, डीएनए काम करता है। तो ये देखिए जो डीएनए ये यहाँ दिख रहा है, ये क्या करता है, अपने गुणसूत्रों को संतानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, डीएनए करता है, जैसे आप आगे देख सकते हैं ये। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिक सूचना वहन का काम करता है। मतलब ये क्या होता है, जो हमारे शरीर के आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो हम लोगों को अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं और हमसे हमारे बच्चों को प्राप्त होंगे, तो ये क्या होते हैं, हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं। शरीर की बनावट, आकार, रंग, रूप इत्यादि जो होता है वो आनुवांशिक लक्षण के ही अंतर्गत आता है। ये कैरेक्टर हमसे हमारी संतानों तक पहुँचते हैं। तो ये किनके माध्यम से पहुँचते हैं, डीएनए के माध्यम से पहुँचते हैं। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या हुआ, आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करना, यानी पहुंचाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण गुण यानी मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो देखिए बच्चों, मानव में गुणसूत्र निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, जब जैसे पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु भी देखिए क्या होते हैं, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। यानी कुछ शुक्राणु हमारे होंगे जैसे एक्स गुणसूत्र वाले होंगे, यानी एक्स उसमें पाया जाएगा, और कुछ शुक्राणु होंगे वाई गुणसूत्र के होते हैं।
लेकिन जो मादाओं के अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और एक्स, उसमें एक्स गुणसूत्र ही पाए जाएंगे, यानी एक्स वाई नहीं पाया जाएगा एक साथ। तो जब एक्स और वाई ये आपस में मिलते हैं तो लड़का बनता है, और एक्स और एक्स ये आपस में मिलते हैं तो लड़की का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, लड़का के लिए वाई जिम्मेदार हुआ, और लड़की बनने के लिए एक्स एक्स होता है, क्योंकि माता में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स दोनों पाए जाएंगे, और पुरुष में एक्स वाई दोनों पाया जाता है। अगर पुरुष का वाई मादा के एक्स से मिलता है तो ये क्या बनेगा, लड़का बनेगा। और अगर एक्स यानी पुरुष का एक्स गुणसूत्र, यानी जो ये देखिए, इसको साफ साफ इस तरीके से समझते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो, जैसे देखिए एक्स शुक्राणु भी होता है और वाई शुक्राणु भी होता है, लेकिन जो मादाओं में होता है वो एक्स और एक्स ही रहता है। अगर मान लीजिए ये वाई आकर के एक्स से मिला तो ये वाले भाग मिल कर के क्या बना देंगे, लड़का बना देंगे। अगर एक्स और एक्स ही आपस में मिलेंगे तो वो जा कर के लड़की बना देंगे। और ये हम जानते हैं कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो एक्स रहेगा उसमें 23 रहेंगे, और ये वाला जो मादा का एक्स है उसमें भी 23 रहेंगे, और 23 और 23 दोनों मिलकर 46 बना देंगे। इसी प्रकार से जैसे पुरुष, जैसे शुक्राणु है वाई शुक्राणु आता है तो उसमें भी 23 गुणसूत्र मौजूद रहेंगे, और ये मादा का जो एक्स वाला भाग है उसमें भी 23 ही गुणसूत्र रहेंगे, और ये आपस में मिलेंगे तो लड़का बनेगा, लेकिन उसमें भी कितने गुणसूत्र रहेंगे, टोटल 46 ही गुणसूत्र रहेंगे। इस तरीके से बच्चों इस टॉपिक में जितने प्रश्न बताए गए हैं उनका एक शार्ट आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं, और उसको बार बार रिपीट कर लीजिए। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। और दोस्तों एक आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वीडियो बनाने में समय भी व्यर्थ होता है और मेहनत भी पड़ती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, हम प्रयास करते हैं कि अगला वीडियो उससे भी अच्छा आपको समझा सकें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।